आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के कुछ खास हिस्सों पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, ये किताब तो मतलब सालों से लोगों को राह दिखाती आई है और इसका जो मूल संदेश है वो आज भी उतना ही क्या कहते हैं, रिलेवेंट है। बिल्कुल। और हमारा मिशन भी यही है कि इस किताब से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, खासकर मानसिकता और एक्शन प्लान को लेकर, वो हम निकालें। तो कहाँ से शुरू करें? किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? देखो, सबसे बुनियादी चीज जिससे किताब शुरू होती है वो है विश्वास, मतलब यकीन की ताकत। श्वार्ट्ज का साफ कहना है कि कुछ भी बड़ा हासिल करना है ना, तो पहले ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, ये एक गहरा अंदरूनी यकीन है। हाँ, वो जो कहते हैं विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, ये सिर्फ कहावत नहीं है। किताब के हिसाब से ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सच है। पर ये विश्वास काम कैसे करता है? मतलब क्या बस खुद को यकीन दिलाते रहना है? नहीं, ये उससे ज्यादा है। जब आप सच में दिल से मानते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये यकीन आपके अंदर एक असली पावर जगाता है। वो स्किल और एनर्जी देता है जो उस काम के लिए चाहिए। अच्छा, वो जो मैं कर सकता हूँ वाला एटीट्यूड है ना, वही आपको मुश्किल काम को कैसे करना है का रास्ता सुझाता है। जैसे कोई स्पार्क होता है ना, जो इंजन चालू कर दे। किताब में इसे एक थर्मोस्टेट की तरह भी बताया गया है ना, जो हमारी सक्सेस के लेवल को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही कहा, एकदम थर्मोस्टेट जैसा। अगर आपका विश्वास का लेवल मान लो कम % है, तो आप छोटी मोटी कामयाबी से ही खुश हो जाओगे। आपको लगेगा बस इतना ही हो सकता है। हाँ, को बड़ी चुनौतियों के लायक समझोगे। किताब में वो डिट्रॉइट के एक बिजनेसमैन का उदाहरण है। वो कहानी इस बात को बड़े अच्छे से समझाती है। वो अपनी जो साधारण सी स्थिति थी उससे काफी फ्रस्ट्रेटेड था। हाँ, वो कहानी बड़ी मजेदार है। उसने अपने कामयाब दोस्तों को देखा और सोचा कि भाई, इनमें और मुझ में इंटेलिजेंस या ईमानदारी में तो कोई खास फर्क नहीं है, फिर कमी कहाँ है? और उसे लगा कमी है पहल करने में, इनिशिएटिव लेने में। बिल्कुल। और उसने महसूस किया कि वो पहल इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे खुद पर, अपनी वैल्यू पर यकीन नहीं था। वो खुद को कम आंकता था। सही। लेकिन देखो, जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, खुद को कम आंकना बंद किया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अगली सुबह जब वो इंटरव्यू में गया तो उसने पहले जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा $3,500 ज्यादा सैलरी मांगी। और मिल भी गई। हाँ, मिल गई। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने अंदर की काबिलियत को पहचाना। बाद में वो अपनी कंपनी के टॉप लोगों में शामिल हुआ। मतलब विश्वास ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये उस दिमाग की विचार फैक्ट्री वाली बात से भी जुड़ता है जहां मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट होते हैं। हाँ, वो बहुत बढ़िया नजरिया है। हमारा दिमाग जो है वो लगातार विचार बनाता रहता है। एक तरफ मिस्टर ट्रायम्फ है जो हमें बताते हैं कि हम क्यों कामयाब हो सकते हैं, क्या अच्छा है हमारे अंदर। दूसरी तरफ है मिस्टर डिफीट, जो लगातार कमियां गिनाते हैं, बताते हैं कि क्यों हम फेल होंगे। अब कामयाबी चाहिए तो जरूरी है कि हम मिस्टर डिफीट की एक न सुने, उसे पूरी तरह इग्नोर करें और मिस्टर ट्रायम्फ को ही हमेशा काम पर रखें। हर ख्याल को पॉजिटिव नजरिए से देखें। तो यहाँ से जो मेन टेक अवे है वो क्या है? सिर्फ बड़ा सोचना काफी है? नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, मेन पॉइंट है बड़ा विश्वास करें और बड़े बने। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक मजबूत एक्शन लेने वाला, मैं कर सकता हूं वाला एटीट्यूड डेवलप करने की बात है। ऐसा यकीन जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे। मतलब हर विचार को एक मौके की तरह देखना है, रुकावट की तरह नहीं। अपनी सोच को हमेशा सॉल्यूशन की तरफ मोड़ना है। विश्वास की बात तो ठीक है, पर अक्सर होता है ना कि हम खुद को बहानों में फंसा हुआ पाते हैं। किताब में इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, एक्सक्यूसाइटिस। हाँ, एक्सक्यूसाइटिस मतलब बहाने बनाने की बीमारी। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये बीमारी फेल होने वाले लोगों में बहुत ज्यादा होती है और एवरेज लोगों में भी थोड़ी थोड़ी होती है। अच्छा। सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वो उन पर काबू पा लेते हैं। आप देखो ना, रूजवेल्ट, ट्रूमैन, कैनेडी, ये सब बड़े लीडर थे। वो चाहते तो अपनी किसी न किसी कमी का बहाना बना सकते थे, लकवा, कॉलेज की डिग्री ना होना, कम उम्र, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सबसे कॉमन बहानों में से एक है इंटेलिजेंस का बहाना, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। इस पर किताब क्या कहती है? किताब इसे इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस कहती है और बताती है कि इसमें हम दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, हम अपनी दिमागी ताकत को बहुत कम आंकते हैं। हाँ, ये तो होता है। और दूसरी, हम दूसरों की दिमागी ताकत को जरूरत से ज्यादा मान लेते हैं। जबकि सच ये है कि कामयाबी के लिए आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि IQ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पर एटीट्यूड जितना नहीं। सोचो, एक साधारण बुद्धि का इंसान
लेकिन पॉजिटिव है, आशावादी है, सबसे मिलजुल कर काम करता है, वो ज्यादा कामयाब हो सकता है बजाय एक बहुत इंटेलिजेंट लेकिन नेगेटिव और निराशावादी इंसान के। किताब में दृढ़ता या स्टिकेबिलिटी की बात है, मतलब किसी काम से तब तक लगे रहना जब तक वो पूरा ना हो जाए। इसे कैपेसिटी का 95% बताया गया है। मैंने भी देखा है कई बहुत स्मार्ट लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि मुश्किल आते ही वो हार मान लेते हैं या कोशिश छोड़ देते हैं। हाँ, वो आइंस्टीन और फोर्ड वाला उदाहरण भी है, जो रटने के बजाय सोचने पे जोर देते थे। बिल्कुल। फोर्ड ने तो कहा भी था कि मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट में ऐसा आदमी ढूंढ सकता हूं जिसे जवाब पता हो। पॉइंट ये नहीं कि आपके दिमाग में कितने फैक्ट्स भरे हैं, पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस का इलाज क्या है? किताब कुछ तरीके बताती है ना? हाँ, 3 मुख्य बातें हैं। पहला, कभी अपनी बुद्धि को कम मत समझो और दूसरों की बुद्धि को ज्यादा मत आको, अपनी ताकत पर फोकस करो। ठीक है। दूसरा, रोज खुद को याद दिलाओ, मेरा रवैया मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओ। ये देखो कि आप कोई काम क्यों कर सकते हो बजाय इसके कि क्यों नहीं कर सकते। और तीसरा, याद रखो कि सोचने की क्षमता रटने की क्षमता से कहीं ज्यादा कीमती है। अपने दिमाग को नए आइडिया सोचने और चीजों को बेहतर बनाने में लगाओ। एक और कॉमन बहाना है उम्र का, या तो बहुत बूढ़े हो गए या अभी बहुत जवान है। जी, एज एक्सक्यूसाइटिस। किताब साफ कहती है उम्र सिर्फ एक नंबर है भाई। आपकी प्रोडक्टिव लाइफ तब शुरू होती है जब आप चाहो और तब खत्म होती है जब आप मान लो कि खत्म हो गई। वो 45 साल में पादरी बनने वाले का उदाहरण याद है? हाँ। उसने कहा था कि अगर मैं इस उम्र में फैसला नहीं लेता तो बाकी जिंदगी पछताता रहता है। मुद्दा यह है कि उम्र को अपनी काबिलियत पर हावी मत होने दो। यानी बहानों को पहचानना और उन्हें फौरन साइड कर देना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। बिल्कुल। बहानों को अपने दिमाग पर कब्जा मत करने दो। ये हमसे मौके छीन लेता है, हमारी एनर्जी खत्म कर देता है, यहां तक कि हमें बीमार भी कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस, जो डर का बिल्कुल उल्टा है, वो कोई पैदाइशी चीज नहीं है। उसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंट बन सकता है। हाँ बिल्कुल। कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता, इसे बनाया जाता है। तो डर पर काबू पाने का सबसे असरदार तरीका क्या बताया गया है? एक शब्द में, एक्शन, कर्म। सिर्फ उम्मीद करने या चिंता करने से डर नहीं भागता। डर का पक्का इलाज है एक्शन लेना। किताब में उस बायर का उदाहरण है जिसकी सेल्स गिरने लगी और उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उसे नौकरी जाने का डर सता रहा था। हाँ, उसने फिर सिर्फ चिंता नहीं की, उसने एक्शन लिया। बिल्कुल। उसने अपनी सेल्स टीम के साथ रोज सुबह मीटिंग करनी शुरू की, डिस्प्ले ठीक किया और साथ ही एक बैकअप के तौर पर दोस्तों को बताया कि वो शायद नई नौकरी देखेगा। और नतीजा अच्छा हुआ। हाँ, उसकी सेल्स बढ़ी, कॉन्फिडेंस वापस आया और उसे 2 नई नौकरियों के ऑफर भी मिले जिन्हें उसने मना कर दिया क्योंकि अब सब ठीक था। जब हम डर का सामना करते हैं तो एक्शन ही हमें उससे बाहर निकालता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो मेमोरी बैंक वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत सही एनालॉजी है। हमारा दिमाग एक बैंक जैसा है जहां हम रोज विचार जमा करते हैं। ये जमा किए हुए विचार हमारी यादें बन जाती हैं। अब जब कोई मुश्किल आती है तो हमारा दिमाग इन्हीं यादों से सलाह लेता है। अगर हमने ज्यादातर नेगेटिव विचार जमा किए हैं तो हमें पुरानी नाकामयाबियां ही याद आएंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव विचार जमा किए हैं तो हमें अपनी पिछली सफलताएं और ताकतें याद आएंगी। तो सलाह ये है कि अपने मेमोरी बैंक में जानबूझकर सिर्फ पॉजिटिव विचार ही डालें, अच्छे अनुभवों को याद करें। पर नेगेटिव यादों का क्या करें? क्या उन्हें बस दबा दें? दबाना नहीं, उन्हें नष्ट करना है। किताब कहती है कि जो बुरे अप्रिय विचार हैं उन्हें याद करने से ही इनकार कर दो। इनकार मतलब कैसे? मतलब जब कोई बुरी घटना याद आए तो उसके अच्छे पहलू पर ध्यान दो, अगर कोई है तो, और बुरे को भूल जाओ, उसे दफना दो। हमारा दिमाग वैसे भी बुरी यादों को भुलाना चाहता है, हमें बस उसका साथ देना है। जैसे वो विज्ञापन कंपनी वाला एक्सपेरिमेंट था ना। हाँ, कि लोग अच्छे विज्ञापन याद रखते हैं, बुरे भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ पॉजिटिव यादों को निकालो, बाकियों को मिटने दो। जब कोई नेगेटिव याद या विचार आए उस पर ध्यान मत दो, अटके मत रहो, उसे आने दो और जाने दो और अपना फोकस फौरन किसी पॉजिटिव चीज पर ले जाओ। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर प्रैक्टिस से हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिस से ही होता है। किताब में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी बताई हैं। ये 5 हैं शायद। जी हाँ, और ये बहुत काम की हैं। पहली, हमेशा आगे की सीट पर बैठो। पीछे बैठने वाले अक्सर कम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अच्छा। दूसरी, आंखों में आंखें डालकर बात करो। आंखें चुराना डर या इनसिक्योरिटी दिखाता है। तीसरा, 25% तेज चलो। सुस्त चाल अक्सर कम आत्मविश्वास दिखाती है।
तेज चलने से आप इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं। 4, मीटिंग्स में बोलो। चुप रहने से आप और छोटे महसूस करते हो। कुछ ना कुछ कहो, सवाल पूछो, कमेंट करो। और 5वीं, बड़ी सी स्माइल दो। मुस्कान डर को भगाती है और कॉन्फिडेंस जगाती है। ये सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर शायद इनका असर काफी बड़ा होता होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये अंदर की सोच को भी बदलते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से सोचने लगते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस फील करने का इंतजार मत करो, कॉन्फिडेंस से एक्ट करना शुरू करो। वो फीलिंग अपने आप आ जाएगी। तो हमने विश्वास बनाने, बहानों और डर से निपटने की बात कर ली। अब आते हैं सीधे बड़ी सोच पर। किताब कहती है हमारी जो भी उपलब्धियां हैं उनका साइज हमारी सोच के साइज पर डिपेंड करता है। सही बात है। और दुख की बात है कि सबसे आम कमजोरियों में से एक है खुद को कम आंकना, सेल्फ डिप्रिकेशन। मैं इसके लायक नहीं, ये मेरे बस का नहीं। ये सोच हमें छोटा बनाए रखती है। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो पॉजिटिव वोकैबुलरी यूज करने की सलाह भी दी है, जैसे प्रॉब्लम की जगह चैलेंज, खर्च की जगह इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्योंकि शब्द हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं ना। पॉजिटिव, बड़े और आशावादी शब्द हमें बड़ा सोचने में मदद करते हैं। पर बड़ा सोचने का मतलब असल में क्या है? क्या सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना? नहीं, सिर्फ सपने देखना नहीं। किताब इस बात पर जोर देती है कि चीजों और लोगों में संभावना देखो, सिर्फ उनकी आज की हालत नहीं। इसे वैल्यू ऐड करना कहा गया है। बिल्कुल। जैसे एक खाली प्लॉट को देखकर सिर्फ जमीन मत देखो, सोचो कि यहाँ क्या बन सकता है। एक बढ़िया घर, स्कूल, पार्क। किसी इंसान को देखकर सिर्फ उसकी आज की कमियां या पोस्ट मत देखो, सोचो कि सही माहौल और मौका मिले तो वो क्या बन सकता है। जब आप हर चीज में संभावना देखना शुरू करते हो तो आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाती है। और बड़ी सोच जो है वो क्रिएटिव सोच से जुड़ी है। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट या साइंटिस्ट के लिए नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव सोच का मतलब है किसी भी काम को, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का हो, कोई बिजनेस हो, उसे करने के नए, बेहतर, ज्यादा एफिशिएंट तरीके खोजना। और इसका पहला कदम क्या है? पहला कदम विश्वास। हाँ, ये विश्वास करना कि बेहतर तरीका मौजूद है, कि इसे किया जा सकता है। वो जेल खत्म करने वाला थॉट एक्सपेरिमेंट याद है? जब तक लोगों ने माना कि ये नामुमकिन है, कोई आइडिया नहीं आया। जैसे ही उन्होंने मान लिया कि ये हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। सही, विश्वास दरवाजा खोलता है। क्रिएटिव सोच डेवलप करने के लिए खुद से लगातार पूछो, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकती हूँ, या मैं और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। कैपेसिटी जो है ना, वो सिर्फ एबिलिटी नहीं है, वो माइंडसेट है। आप कितना कर सकते हो ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना सोचते हो कि आप कर सकते हो। और दूसरों से सीखना, उनसे आइडियाज लेना भी जरूरी बताया गया है। बहुत जरूरी। पूछने और सुनने की आदत डालो। बड़े लोग सुनते ज्यादा हैं, छोटे लोग बोलते ज्यादा हैं। दूसरों के आइडियाज को ध्यान से सुनो, उनसे सीखो। ये आपके दिमाग के लिए फ्यूल जैसा है। साथ ही अपने आइडियाज भी दूसरों से शेयर करो, फीडबैक लो। इससे आपके आइडियाज और बेहतर होंगे। हाँ, ये डर हो सकता है कि कहीं अपने ओरिजिनल आइडियाज खो ना जाए। ये सवाल मन में आ सकता है, लेकिन यहाँ बात कॉपी करने की नहीं है, सिनर्जी की है। दूसरों के विचार आपके अपने विचारों को और अच्छा बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट या एक, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी अक्सर मौजूदा आइडियाज को नए तरीकों से जोड़ने से ही तो आती है। अच्छा, तो क्रिएटिविटी मतलब संभावनाओं पर यकीन करना और हमेशा इंप्रूवमेंट के तरीके ढूंढना। ठीक है, तो हमने विश्वास, बहाने, डर, बड़ी सोच और क्रिएटिविटी पर बात कर ली। लेकिन ये सब तो सोचने और महसूस करने की बातें हैं। असल दुनिया में रिजल्ट कैसे मिलता है? यहीं पर किताब का अगला सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, एक्शन, कर्म। सोचना और विश्वास करना फाउंडेशन है, लेकिन बिल्डिंग तो एक्शन से ही बनती है। कामयाब लोग एक्टिविस्ट होते हैं, वो काम शुरू करते हैं, चीजों को पूरा करते हैं। और जो एवरेज लोग होते हैं वो पैसिविस्ट, वो इंतजार करते रहते हैं सही टाइम का, सही हालात का, जो शायद कभी आते ही नहीं। हाँ, किताब में वो जेएम का उदाहरण है जिसने बिना डाउन पेमेंट के घर खरीदने का फैसला किया और फिर रास्ता निकाल लिया। और वो सीडी नाम का आदमी जो सही टाइम का इंतजार करते करते कभी अपना बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाया। ये इंतजार करने की आदत इतनी कॉमन क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। फेल होने का डर, परफेक्शन का इंतजार कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो तब शुरू करेंगे, या बस टालने की आदत। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है, कुछ ना करना। और कुछ ना करना डर को और बढ़ाता है,
कॉन्फिडेंस को कम करता है। जबकि एक्शन डर को ठीक करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बिल्कुल, एक छोटा सा आइडिया जिस पर अमल किया जाए वो उस शानदार आइडिया से 100 गुना बेहतर है जिस पर कभी अमल ही ना हो। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव मोड में डालते हैं, आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। कई बार होते हैं ना कि काम शुरू करने का मन ही नहीं करता, मोटिवेशन नहीं होती, तब क्या करें? किताब कहती है मोटिवेशन का इंतजार मत करो, मैकेनिकली शुरू करो। जैसे कोई राइटर है, लिखने का मन नहीं, फिर भी कुर्सी पर बैठता और लिखना शुरू कर देता है। या कोई सेल्समैन है जो पहली कॉल बिना ज्यादा सोचे समझे कर लेता है। बस शुरू कर दो। अच्छा, पहिया घुमा दो। अक्सर एक्शन लेने से मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। और एक्शन लेने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? अभी। किताब कहती है अब, नाउ। कामयाबी का मैजिक वर्ड है। कल, अगले हफ्ते, बाद में, ये शब्द अक्सर कभी नहीं बदल जाते हैं। इनिशिएटिव लो, किसी काम को करने की जिम्मेदारी लो। इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। यानी शुरुआत करने के लिए सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। बस शुरू कर देना है। बिल्कुल, यही सार है। कि कैसे एक मजबूत विश्वास से शुरुआत करनी है, फिर एक्सक्यूजाइटिस यानी बहानों और डर जैसी रुकावटों को पार करना है, अपनी सोच का दायरा बड़ा और क्रिएटिव बनाना है, और फिर सबसे जरूरी एक्शन लेने की आदत डालनी है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि आजमाए हुए तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि किताब में भी है, कामयाब लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। तो इस बातचीत के बाद एक सोचने वाली बात यह है कि इन आइडियाज से प्रेरणा लेकर इस हफ्ते कोई भी अपने पर्सनल गोल की तरफ बढ़ने के लिए कौन सा एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला कदम उठा सकता है, चाहे वो कदम कितना भी मामूली क्यों ना लगे। ये खुद सोचने और इन बातों को असल जिंदगी में उतारने की तरफ एक अच्छा कदम हो सकता है।